अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आप सबका हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज 16 जनवरी 2019 4 माघ और 9 जमादिउल अव्वल है, जबकि बुध का रोज़ है। अपने प्रोग्राम में सभी देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। वो ख़बरें जो आम तौर पर अखबारों में छापी नहीं जाती हैं, जो आम तौर पर आवाम के साथ शेयर नहीं की जाती हैं, बिलखुसूस इदारों के अंदर क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, ये सब हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते हैं। रोज़नामा 92 न्यूज़ का भी ये ख़बरें हिस्सा होती हैं। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से अनवर हुसैन सुमरा हैं, कराची से वकील रहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ वहीद राजपर भी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ खान पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एक अहम मामला, और जब हम बात करते हैं कि पिछले 10 साल से पंजाब पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, तो कुछ अफसरान भी ऐसे रहे कि जो 10 साल तक अहम ओहदों की सरबराही करते रहे। इन्हीं अफसरान में एक नाम है साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब नईमुद्दीन, और अब नैब ने इनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। सुमरा साहब बताइएगा, एक तो इल्ज़ामात क्या हैं इन पे, और मुबैना तौर पे कितनी मालियत की खुर्द-बुर्द या घपले बताए जाते हैं जिनके इल्ज़ामात लग रहे हैं नईमुद्दीन साहब पे, और इब्तदाई तौर पे जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या कुछ सामने आया है? जी भाई साहब, बात यह है कि पंजाब में जो एक बैंक ऑफ पंजाब है, जो एक बैंक ऑफ पंजाब एक्ट 1989 के तहत कायम किया गया, इसके साथ पिछले को 20 साल से बहुत खलवाड़ होता रहा है। आपको याद होगा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक़्त इनके सदर थे हमेश खां साहब। उन्होंने हारस स्टील मिल को 10 अरब रुपए का जो कर्ज दिया, वो डिफ़ॉल्ट कर गए और उसमें केसेस हुए और हमेश खां साहब अंदर रहे और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है हारस स्टील मिल की वो अटैच हुई। इसके बाद नईमुद्दीन साहब का सिलसिला शुरू होता है। सितंबर 2008 में जो है इनको बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट लगाया गया, और जो बैंक ऑफ पंजाब का एक्ट है उसके मुताबिक 5 साल के लिए प्रेसिडेंट लगाया जाता है। इन्होंने नईमुद्दीन साहब 2013 तक इन्होंने प्रेसिडेंट रहना था, लेकिन उसके बाद इनको इनकी जो साबका हुकूमत थी, गुड गवर्नेंस की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उनकी जो खातून अव्वल है उनकी सिफारिश पर ही इनको बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट लगाया गया था। फिर इनको एक साल की रूल्स और एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए इनको एक साल की जो है तोसी देते जाते रहे, और ये अभी 2018 नवंबर में जो हैं ये रिज़ाइन करके गए हैं। अब वहाँ से सूरत ये शुरू होती है कि 8 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इस बैंक पर इस सूबे में हुकूमत रही, और ये 10 साल जो है ये नईमुद्दीन साहब जो हैं ये बैंक ऑफ पंजाब के सदर रहे। पहले 5 साल तो टेन्योर ठीक था, बाकी जो है अकरबा परवरी के शेल्टर के नीचे इनको जो है एक्सटेंड करके दिया जाता रहा। और इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो इन पर इल्ज़ाम है, ये इन साइड ट्रेडिंग में मुलव्वस थे। अब देखिए, इन साइड ट्रेडिंग जो है इंटरनेशनली एक क्राइम है। अगर किसी बैंक का सरबराह ही वो ख़ुद सट्टेबाजी में मुलव्वस है और वो बैंक के जो शेयर्स हैं, क्योंकि ये बैंक जो है इसमें 51% पंजाब हुकूमत के शेयर्स हैं, 49% आवाम के शेयर हैं, सनतकारों के शेयर हैं, कारोबारी हजरात के शेयर हैं। अब ये जो हैं नईमुद्दीन साहब, इन पर इल्ज़ाम ये है कि 10 साल ये बैंक के प्रेसिडेंट रहे, और उन 10 सालों में ये इन साइड ट्रेडिंग में जो है शेयर्स की उनमें मुलव्वस रहे, अपने दोस्तों को नवाजते रहे। 4 या 5 रुपये बैंक ऑफ पंजाब के शेयर की कीमत थी, ये उसको 20 रुपये तक ले गए, और ये बैंक के शेयर्स ख़रीदते रहे और स्पेकुलेशंस मार्केट में बढ़ाते रहे, और उससे इन्होंने अरबों रुपए कमाए। और जो है उससे जो है सनतकार जो थे या जो इन्वेस्टर थे स्टॉक एक्सचेंज में, उनको भारी नुकसान हुआ, और बैंक को भी भारी नुकसान हुआ, और बैंक का नाम भी ख़राब हुआ। अब जब इन पे नैब ने तहकीकात शुरू की, तो इसमें ये सामने आया कि ये अरबों रुपए इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा लिया है इन साइड ट्रेडिंग करके बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स के साथ। तो तहकीकात में ये भी बात सामने आई कि ये सिर्फ इनसाइड ट्रेडिंग में ही मुलव्वस नहीं रहे, बल्कि बहुत गैर ज़रूरी किस्म के बैड जो है लोन भी जारी करते रहे। इन्होंने साबका जो हुक्मरान हैं पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, उनके कहने पर ऑरेंज ट्रेन में अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन को जो है चाइना का एक बैंक है वो सपोर्ट कर रहा था, वो फाइनेंस कर रहा था। लेकिन इन्होंने भी, क्योंकि जब उनकी किस्त रुकती थी तो बैंक ऑफ पंजाब से जो है पैसे जो है वो ठेकेदारों को पेमेंट के लिए दिए जाते थे। इसके अलावा जो है इन्होंने 10 साल में बहुत सारी गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं, जिनमें 100 के करीब ऐसे अफसरान बैंक ऑफ पंजाब में भर्ती किए हैं
जिनमें ग्रुप हेड्स हैं, सीनियर एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। ये वो टीम है, कोर टीम है जो बैंक की प्राइम जो एग्जेक्टिव टीम है वो इन्होंने भर्ती की, उनको भारी मराहत दी। इसके अलावा बैंक की ब्रांचें खोलने के हवाले से भी इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गैर ज़रूरी ब्रांचें खोलीं और कई ऐसी जगहों पे ब्रांचों को शिफ्ट किया गया जहां पर ब्रांचेस जो किसी भी बंदे की जगह लेकर उसको नवाजा गया और वहाँ पर ज़्यादा किराए पर जो है बिल्डिंग ली गई। ये सारी तहकीकात जो हैं ये बैंक ऑफ पंजाब के साबका सदर के ख़िलाफ़ जो है जारी हैं। बैंक ऑफ पंजाब के साबका सदर नईमुद्दीन साहब ना इस हवाले से अदालत में भी गए थे कि नैब को इख्तियार नहीं है कि वो मेरे ख़िलाफ़ जो तहकीकात करें, लेकिन अदालत ने इनकी जो रिट थी वो खारिज कर दी और कहा कि आप नैब के सामने पेश हों क्योंकि आप पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा इन्होंने जो हारिस स्टील मिल का अदालत के हुक्म पर जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जायदाद थी जो बैंक ऑफ पंजाब ने ज़ब्त की थी, उनकी फ़रोख्त में भी इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सस्ते दामों कुछ अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मुल्क के अंदर थीं, कुछ बैरून मुल्क थीं, वो इन्होंने सस्ते दामों उनको दे दी। और ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके 10 साल में जितने काम भी हुए हैं बैंक ऑफ पंजाब में, उनमें रूल्स और रेगुलेशन का कहीं भी फॉलो नहीं किया गया। एक तरफ तो दावा ये किया जाता था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े सख्त हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़े सख्त हैं और रूल्स और रेगुलेशन पर अमल करते हैं। सुरा साहब ये बताइए कि हम देखते हैं कि 2008 से कबल भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था पंजाब बैंक का, जिसके नतीजे में पंजाब बैंक के साबिक सदर हमीश खान को भी नैब ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ और उसके बाद फिर नईमुद्दीन साहब का मामला भी सामने आ गया। क्या वजूहात है कि हर दौर के अंदर पंजाब बैंक के अंदर उनके प्रेसिडेंट की तवस्सुत से बड़े बड़े ग्रुप्स को नवाजा जाता है, हुकूमत की शीरबाद हासिल करने के लिए कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जाती है और उसके बाद नैब को तहकीकात शुरू करना पड़ती हैं? और दूसरा इसके साथ ये भी ज़रूर बताइए कि नैब की तहकीकात तो शुरू हो चुकी हैं, कब तक इस मामले के ऊपर नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है? जी भट्टी साहब, बात यह है कि ये जब बैंक ऑफ पंजाब बना था 1989, बदकिस्मती से इस बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट जो है हमेशा सियासी वाबस्तगी पर तैनात किया जाता रहा और जो पंजाब हुकूमत थी, जो भी पंजाब हुकूमत थी, चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में हमीश खान साहब जो सदर, उन्होंने गलत लोन जारी किए जो डिफ़ॉल्ट कर गए और हमीश खान साहब के ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात की, उनको जेल काटना पड़ी, लेकिन बैंक को भी जो रिकवरी पूरी ना हो सकी। उसके बाद नईमुद्दीन साहब की तकर्री भी जो सियासी बुनियादों पर। सुमरा साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया है। साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब, उनके खिलाफ नैब ने अब तहकीकात शुरू कर दी हैं और जल्द उनके खिलाफ अब रेफरेंस दायर करने की भी बातें की जा रही हैं। वहीद राजपर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। एंटी करप्शन ने 43 करप्शन केसेस से मुतालिक तफसीलात नैब को इरसाल कर दी हैं। इससे पहले नैब इन मुकदमात की तहकीकात कर रहा है और उन्होंने एंटी करप्शन से इससे जो तहकीकात थी एंटी करप्शन की वो तलब की थी। वहीद राजपर, बताइएगा ये 43 केसेस कौन से इदारों से रिलेटेड हैं, कौन सी अहम शख्सियात के नाम इसमें आते हैं और नैब ने एंटी करप्शन से तफसीलात क्यों तलब की थी? देखें जी फैसल साहब, ये नैब को शिकायतें मौसूल हुई थी सिंध भर से कि करप्शन के मुख्तलिफ शिकायतें आई हैं हमारे पास। तो नैब की जानिब से इनकी जो शिकायतें मौसूल हुई थी उसमें जो शिकायतों में जो अमाउंट ज़ाहिर किया गया था वो नैब के जो पॉलिसी है या जो दायरा अख्तियार है उसमें नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सूबाई इदारे एंटी करप्शन सिंध को ये 43 जो करप्शन की इंक्वायरियाँ थी या जो शिकायतें आई थी शुरुआती मरहले में थी जो तो वो इंक्वायरियाँ कन्वर्ट की, वो मुंतकिल की सिंध एंटी करप्शन सिंध को कि इनकी आप इंक्वायरी शुरू करें। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो उनको 2016, 17, 18 3 सालों के दौरान ये 43 इंक्वायरियाँ जो हैं नैब की जानिब से एंटी करप्शन को मुंतकिल की गई थी। लेकिन तीन साल गुजरने के बावजूद भी इन पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नैब की जानिब से कई मरतबा इनको लेटर भी लिखे गए, लेकिन अभी नैब की जानिब से इनसे वज़ाहत तलब की गई कि हमने 43 इंक्वायरियाँ जो हैं
वो जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़े अफसरान हैं, पीपल्स पार्टी के मौजूदा MPA भी उसमें शामिल है। तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया है, उस पर हमें जो है ब्रीफिंग दी जाए, पूरी एक फहरिस्त दी जाए कि आपने अब तक क्या पेशरफ्त हुई है आपकी तहकीकात में, इंक्वायरी में। तो इस सिलसिले में एंटी करप्शन की जानिब से वो एक रिपोर्ट तैयार की गई है। कल नैब को जो है ब्रीफिंग दी जाएगी। पहले 10 जनवरी को जो है एंटी करप्शन को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने मोहलत मांगी 7 दिन की। तो कल 17 जनवरी को जो है वो एंटी करप्शन सिंध की जानिब से जो है वो नैब को ब्रीफिंग दी जाएगी कि हमने क्या पेशरफ्त हुई है। मजमूई तौर पर जो 43 इंक्वायरियाँ हैं उनमें एजुकेशन है, हेल्थ है, आबपाशी है, फाइनेंस है, इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो मजमूई तौर पर मिलाकर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी है महकमा, तो इन के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरियाँ चल रही थी, जिसमें बड़ा जो महकमा आबपाशी का स्कैंडल है RBOD, जिसकी लागत भी बढ़ गई। तो इस सिलसिले में जो है वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं। RBOD में जो ज़मीन का मुआवजा दिया गया था मुतासरीन को, उसमें बड़े घपले हुए हैं। मार्केट वैल्यू से ज़ायद जो है वो रकम दी गई मुतासरीन को, जिन्होंने क्लेम किया था कि हमारी ज़मीनें मुतासर हुई हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर रहे हैं जामशोर सोहेल अदीब बच्चानी, जिसके ख़िलाफ़ जिसने नैब से VR भी की थी, लेकिन ये दूसरी इंक्वायरी है जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से इनसे वजाहत भी जो है वो इंक्वायरी भी शुरू की गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो MPA हैं उनकी ज़मीनें भी जो उनको ज़्यादा मुआवजा दिया गया था। मलक असद सिकंदर हैं जिस पर इल्ज़ाम था, तो उन पर जो ज़्यादा मुआवजा मिला, तो वो भी इंक्वायरी एंटी करप्शन को जो है मुंतकिल की गई थी नैब की जानिब से। इसी तरह जो है आफ्ताब सुमरो हैं, डिप्टी कमिश्नर दादू रहे हैं, उस पर भी जो है वो भी इंक्वायरी उन्होंने नैब की जानिब से एंटी करप्शन को मुंतकिल की गई है। दूसरी जो है वहीद शेख हैं जो कमिश्नर मीरपुर खास हैं, जिसके ख़िलाफ़ भी नैब की जानिब से वो इंक्वायरी एंटी करप्शन को मुंतकिल की गई है, जिस पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एंडोमेंट फ़ंड में जो है एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के तौर पर जो है वो घपले किए, करप्शन की इल्ज़ाम है अभी तक उन पर जो है वो, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ये मजमूई तौर पर जो है 43 इंक्वायरियाँ हैं जो नैब की जानिब से। सियासी मामला आ जाता है और महकमा एंटी करप्शन सिंध का किरदार आ जाता है, तो हमेशा से ये किरदार मुबहिम ही रहा है। एक और इंतहाई अहम मामला है पाकिस्तान के सरकारी इदारों की हम बात करें, बल्कि इस कौम के एक रिवायत की हम बात करें जो बिलखुसूस हम देख रहे हैं विफाकी सूबाई वजारतों में, इदारों में कई घंटे वक्त का ज़िया होता है और तवातुर के साथ हो रहा है, रोज़ हो रहा है और हर दिन ही तकरीबन हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है? आप भी विज़िट कर रहे होते हैं इदारों को, अक्सर आप भी जाते होंगे, साहब कुर्सी पे नहीं हैं, साहब बाहर निकले हैं, साहब इधर हैं, साहब आते हैं और वो टाइम छुट्टी का हो जाता है साहब के आने में। बुनियादी तौर पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या और इसकी वजह क्या नज़र आती है? फैसल, देखिए, हम पाकिस्तान एक इस बड़े क्रिटिकल टाइम से हम गुजर रहे हैं। हमारे कौमी वसाइल का ज़िया बहुत से मौक़ों पर हमें देखने का मौका मिला है, और उस कौमी वसाइल के ज़िया के हवाले से अगर हम देखें तो वक्त का ज़िया भी उसके अंदर एक सर फहरिस्त है, स्पेशली वफाकी हुकूमतों की मुख्तलिफ वजारतों, सरकारी इदारों और सूबाई हुकूमतों के मातहत इदारों में। वफाकी वजारतों में अगर हम बात करें, वफाकी हुकूमत का मातहत जो ये सारा सेटअप है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि माजी के अंदर जब गर्मियों के मौसम था, गर्मियों के मौसम के अंदर बिजली का बहुत बड़ा बहरान था। उस बहरान के पेश नज़र ये कहा गया कि बिजली की बचत को यकीनी बनाना है, लिहाजा हमें हफ्ते के रोज़ भी छुट्टी करनी चाहिए ताकि हम अपने यहाँ जो बिजली की तवानाई की बचत है उसको यकीनी बना सकें। कम हमारी तवानाई के ऊपर हमारे वसाइल खर्च होंगे और बाद में सूरत हाल के ऊपर दोबारा गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद इस मामले को रिव्यू किया, लेकिन हफ्ते की छुट्टी को कैंसिल ना किया गया। अब हम अगर सिर्फ वफाकी वजारतों की बात करें, हफ्ते की भी छुट्टी है, इतवार की भी छुट्टी है, और जुमे के रोज़ उसे हम देखते हैं कि जुमे की नमाज से कबल ही मुख्तलिफ वफाकी वजारतों के मुलाजमीन अपने घरों को जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपना प्रॉपर टाइम नहीं कर पा रहे। वक्त का बहुत ज़्यादा ज़िया है, और स्पेशली जब हमने अपनी हालात को बेहतर बनाना है तो वक्त का भी ऑप्टिमम इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम अगर सूबाई हुकूमतों के इदारों की बात करें, जहाँ पर अगर हफ्ते की छुट्टी तो नहीं है, लेकिन उस सरकारी इदारों के अंदर अफसरान और उनके मातहत अमला वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं करता। इन इदारों में वक्त का ज़िया बहुत ज़्यादा है। और सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत वो जान फिशानी के साथ मरीजों को टाइम देते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी के औकात के अंदर वो मरीजों को उस तरह का चेकअप के लिए टाइम फराहम नहीं करते। बट सब ये अलमिया और एक रीत बन चुकी है कि हम वक्त का ज़िया कर रहे होते हैं, बिलखुसूस सरकारी इदारों में।
इजहारुल हक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, साबिक सिविल ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छे लिखारी भी हैं और जो बहुत से समाजी मसाइल हैं उन पे बहुत गहरी भी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया इजहारुल हक साहब आपके वक्त का। इजहार साहब, आपने एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी इदारों में गुजार दिया, बतौर ऑफिसर आपने खिदमात अंजाम दी। आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं इदारों के अंदर, महकमों के अंदर जो वक्त का ज़िया हो रहा होता है, क्या उसमें अगर अफसरान बाला ठीक हो जाएं तो आपके मातहत लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है कि जो जितने बड़े ओहदे पर है वो उतनी ही ताख़ीर से आता है। अब आप इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, आपको 10 से पहले बहुत मुश्किल है कि लोग ज़्यादातर मिलें। कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त के पाबंद हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो वक्त पर नहीं आती। प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में यही फ़र्क है बड़ा कि वो एक वाक़या है कि एक साहब जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, वो किसी सरकारी दफ्तर के पास से गुजरे तो वहाँ लोग बाहर खड़े थे टोलियों की सूरत में, कोई चाय पी रहा था, कोई बात कर रहा था। तो उसने कहा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा जी कि ये सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं जो दिन का बेशतर हिस्सा कैंटीन में गुजारते हैं और इधर उधर टोलियों की सूरत में खड़े गप मारते हैं। बैरून मुल्क ऐसा नहीं है, वहाँ बड़ी सख्त पाबंदी है कि आप वक्त पर जाएं और वक्त पर आएं। वहाँ एक वो पंच करते हैं कार्ड अंदर आने का, हर आदमी के लिए ज़रूरी है। यहाँ उसका भी अभी कोई रवाज नहीं है। आपने हस्पतालों का जिक्र किया, तो बैरून मुल्क जितने बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर जितना सीनियर है वो उतना ही जल्दी जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बाहर के जो सीनियर डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं या स्पेशलिस्ट हैं, वो सब 6 बजे घर से निकलते हैं। यहाँ मेरा भी तजुर्बा है और आपका भी तजुर्बा होगा कि हम जाते हैं तो जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, वो इतनी ताख़ीर से आते हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में, और आने के बाद फिर वो या तो मीटिंग में चले जाते हैं, चाय का दौर होता है, या फिर इनका एक पेट फिक्र है कि जी डॉक्टर राउंड पर है। जिस तरह इंजीनियर का एक पेट फिक्र है कि आप उसके पास दफ्तर जाएंगे तो वो कहेंगे जी साइट पर गए हुए हैं, खाया वो घर बैठे हैं। और इसका जनाब तरीका ये होगा कि सरकारी इदारों में सबसे पहले जो बड़ा अफसर है और उसको आप वजीर से शुरू करें। वजीर साहब जो हैं वो अगर 8 बजे दफ्तर शुरू हो रहा है तो वो 8 बजे दफ्तर पहुंचे। अगर वजीर 8 बजे दफ्तर पहुंचेगा तो उसका सेक्रेटरी जो है, वफाकी सेक्रेटरी जो है उस मिनिस्ट्री का, वो भी वक्त पर पहुंचेगा। अच्छा इजहार हक साहब, ये भी जरूर बताएगा कि इमरान खान साहब मुल्क के अंदर मुआशी बेहतरी लाने के लिए भी कोशिश हैं और ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात लाने के लिए भी कोशिश हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये वक्त के ज़िया को रोकने के लिए और वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए क्या सिफारिशात आप गवर्नमेंट को तजवीज़ करेंगे? और जो हमारा अमूमी रवैया है, प्राइवेट सेक्टर में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पंचों लोग के, पब्लिक सेक्टर के अंदर आके हमारी नेचर आदत बदल जाती हैं, उसका कैसे तदारुक किया जा सकता है? जी, उसका सबसे बड़ा तरीका यही है जो मैं अर्ज कर रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में जो ऊपर की सतह है, टॉप के जो लोग हैं, पिरामिड के जो ऊपर बैठे हैं, वो वक्त पर आते हैं। तो इसका यही तरीका है कि वजीर और सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जो डीजीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, हर जगह वो वक्त पर आएं। और इशरत हुसैन साहब का आपने जिक्र किया, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इन्होंने ये कहा था, ये ऐसी रिफॉर्म्स ग्रुप के कमीशन के सरबराह बने थे, कोई आउटकम उसका नहीं हुआ था। उनकी तो खैर आप बात छोड़िए। ठीक, बहुत शुक्रिया इजहारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक मामला बल्कि जो मसला बना रहा पाकिस्तान के अवाम के लिए, बिलखुसूस वो मोबाइल फ़ोन जो बाहर से लाए जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, उन पे एक सिम चलेंगी या फिर 2 सिमों का इस्तेमाल हो सकता है, ये सारे मामलात रहे। लेकिन अब जो एक पॉलिसी सामने आई हुकूमत की जानिब से, नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन पे यकसा दरामदी ड्यूटी ने मोबाइल फ़ोन जो ताजिर हैं उनमें भी बेचैनी फैला दी है। वकील रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वकील, बताइएगा ताजिरों का मौक़िफ़ क्या है? पहले तो अवाम के लिए ये बड़ा दर्द सर था कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, अब ताजिर अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या सिफारिशात दे रहे हैं? देखिए फैसल साहब, हम ये जो मोबाइल की जो स्मगलिंग हो रही है और काफ़ी अरसे से ये एक बड़ा एक मसला चला आ रहा था, ये इसकी अगर हम देखें, इसके 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि ये वक्त की ज़रूरत थी और ये इंतहाई अहम इक़दाम था जो हुकूमत की तरफ से उठाया गया स्मगलिंग को रोकने के लिए। फिर ये इसका गलत इस्तेमाल होता था मोबाइल फ़ोन्स का, इसको रोकने के लिए जो अब तक इनिशिएटिव लिए गए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं और ये इसके नतीजे में इसकी स्मगलिंग रुक सकेगी। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि इसमें जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और इसके लिए जो अब तक कवायद सामने आए, उसके नतीजे में जो इसके मोबाइल की ख़रीद व फरोख्त और उसके जो मुताल्लिका कारोबार है उस पर जो है वो कई जो है मुश्किलात सामने आ गए हैं, उस पर मनफी असरात जो है उस पर मुरतब हो रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि मोबाइल जो इस यूज़ मोबाइल थे जो जिसकी जो है वो बहुत बड़ी एक रेशो है। अगर हम देखें तो टोटल जो हमारे पास मोबाइल इंपोर्ट होकर आ रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें 80% जो है वो यूज़ मोबाइल होते हैं और 20% जो है वो न्यू होते हैं। लेकिन ये पहली जब पॉलिसी पहले SRO जारी किया गया तो इसमें ये 80% रेशो रखने वाले ये यूज़ फ़ोन को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया। इस बारे में खामोशी रखी गई कि इनका क्या करना है, ये किस तरीके से इंपोर्ट होंगे और इसके बारे में क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर होगी। इस बारे में जो है मोबाइल डीलर्स ने इन्होंने एहतजाज किया, राब्ते किए वजारत से, तो उसके बाद अब जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें ये किया गया है कि इसके जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो और इसकी जो वैल्यूएशन है वो न्यू मोबाइल की तरह रखेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर $10 का कोई भी नया मोबाइल आप बाहर से मंगाते हैं, उस पर ड्यूटी देते हैं $10 की, तो और उस पर 40% आप टैक्स देते हैं, तो न्यू मोबाइल की भी वैल्यूएशन वही $10 रखी गई है। तो ये एक ऐसी जो है वो रुकावट है कारोबार में, जिसकी वजह से मोबाइल डीलर्स का कहना है कि इसमें कारोबार हो ही नहीं सकता, कि क्योंकि ये यूज़ मोबाइल इसी वजह से बिकते थे कि ये सस्ते होते थे और ये जो है जो लो इनकम कम आमदन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो किसी तरीके से उनकी रसाई में थे, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में थे। लेकिन अगर उस पर ड्यूटी उसी हिसाब से ली जाएगी, उसकी वैल्यूएशन नए मोबाइल की तरह की जाएगी, तो ये किसी तौर पर जो है इसका कारोबार नहीं किया जा सकता। फिर इसकी जो ड्यूटी बढ़ाई गई है वो पहले ये तकरीबन इसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये इन सब का जो टोटल एक हुजम बनता था वो कोई 30% था, अब ये बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यानी आपको $10 पर आपको तकरीबन ये 40% यानी $4 आपको टैक्स देने हैं। तो ये टैक्स की जो है वो ड्यूटी टैक्स का जो हुज्जम है ये बढ़ा दिया गया है। फिर इसको जो है नए और मोबाइल फ़ोन को जो है वो यकसान किया गया है, जिसकी वजह से वो डीलर्स का ये कहना है कि ये इसको एक तरीके से नए जो बाहर से मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं इनको रोका जा रहा है, यानी इस पर पाबंदी लगा दी जा रही है, क्योंकि ये किसी वजह से इस पे जो है बेचे नहीं जा सकते। ये पिछले महीने दिसंबर में भी इसकी जो टोटल इंपोर्ट है वो 50% में इसमें कमी आई थी, क्योंकि वो उनका यही कहना है कि ये आगे हम इसको जो है बेच नहीं सकते हैं। अच्छा वकील रहमान, ये एकदम तो नागुज़ीर हो चुका था जो कि स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन की रोकथाम से कौमी रोकथाम न होने के नतीजे में कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन ऐसे डीलर्स को, ऐसे इंपोर्टर्स को गुज़श्ता 6 माह से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डेडलाइंस दी गई कि आप अपने पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है आप उसको एक दफ़ा एक्टिव कर लीजिए, या और मुस्तकबिल के अंदर आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एहतजाज के ऊपर गौर कर रहे हैं। फिर तो इसका ये मतलब है कि आप ये सिलसिला ख़त्म करना ही नहीं चाहते, जबकि अमली तौर के ऊपर ऐसे मोबाइल फ़ोन की बंदिश का आगाज़ आज से हो चुका है। देखिए, अगर हम इसके रूट कॉजेज में जाएं तो स्मगलिंग उस वक्त शुरू होती है जब आपके टैक्सेस ज़्यादा हों या लोकली वो चीज़ें अवेलेबल ना हों। मोबाइल फ़ोन की हम बात करें, इस पर टैक्सेस हर बजट में हर वक्त बढ़ाते गए हैं,
तो इस पर ड्यूटी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर लोकली हमारे पास कोई ऐसी कंपनियां नहीं है जो इनके मुताबिल अपने मोबाइल पेश कर सकें। तो इस वजह से इन चीज़ों पर देखना चाहिए था कि अगर अब जो डेडलाइन दी गई है कि जितने इलीगल आ गए उनको रजिस्टर्ड किया जाए, ये अच्छा इकदाम है, इसको रोकना चाहिए। बड़ी साहब आपकी तरफ आते हैं। पिछले दिनों भी खास शिशमाई रिपोर्ट जो आई स्टेट बैंक की जानिब से माली साल की पहले 6 महीनों की, उसमें कर्ज को लेके बहुत सी बातें हुई, बहुत से टॉक शोज़ भी हुए, लेकिन आमदन में कमी और हुकूमत को बजट सपोर्ट करने के लिए आप बता रहे हैं कि 136% ज़ायद कर्ज लेना होगा। क्या कोई और तरीक़ाकार नहीं है? फैसल, काफ़ी गंभीर माशी सूरत हाल है जिससे निमटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोशा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि जुलाई से 7 जनवरी 2018 के अरसे के दौरान के अदाद शुमार जारी किए गए हैं, इनके मुताबिक वफाकी हुकूमत चूँकि अपनी जो टारगेटेड जो रेवेन्यू कलेक्शन थी उसको अचीव करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में मरकज़ी हुकूमत को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ों पर इन्हिसार को मज़ीद बढ़ाना पड़ा। और इस अरसे के दौरान जो बजट सपोर्ट के लिए हुकूमत ने मरकज़ी बैंक से कर्ज़े हासिल किए, उसकी शरह में गुज़श्ता साल के इसी अरसे में, यानी कि जुलाई 2018 से जुलाई 2017 से जनवरी 2018 के दौरान जो हुकूमत ने उस वक्त कर्ज हासिल किया था वो तकरीबन 353 अरब 40 करोड़ रुपये था। लेकिन अब इसी अरसे के दौरान जुलाई 2018 से 7 जनवरी 2019 के अरसे में जो मजमूई तौर के ऊपर मरकज़ी बैंक से वफाकी हुकूमत ने कर्ज हासिल किया है बजटी सपोर्ट के लिए, वो 835 अरब 70 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जबकि हमने देखा कि जब FBR के अंदर हम जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इस्लाहात थी, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से इकदाम होने थे, जब वो ना हुए तो हमने देखा कि दिसंबर तक 175 अरब रुपये के शॉर्टफॉल का हमें सामना करना पड़ा। नवंबर और दिसंबर का महीना बदतरीन रहा। इससे कबल के वहाँ पर आला ओहदों के ऊपर जो अफसरान थे उनको हटाया जा चुका था, लेकिन चेयरमैन FBR मतलूबा कारकर्दगी पेश नहीं कर सके, जिसके नतीजे में वफाकी हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो मरकज़ी बैंक से रजू करें और मज़ीद कर्ज हासिल करें। मरकज़ी बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के अंदर सूरत हाल काफ़ी जब गंभीर हुई तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने मज़ीद कर्ज लेने का सिलसिला शुरू किया और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वफाकी हुकूमत ने बजट सपोर्ट के लिए 113 अरब रुपये का कर्ज हासिल किया। अच्छा, जितना ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज हासिल कर रहे हैं फैसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली नए नोट छाप रहा है। जब नए नोट छाप रहे हैं तो ये वफाकी हुकूमत के वक्ती तौर के ऊपर उसकी मुश्किलात तो हल हो रही हैं, लेकिन आइंदा आने वाले महीनों के दौरान अवामुन्नास के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, चूँकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अशिया हुकूमत पहले महंगी कर चुकी है। गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई और कुछ महीनों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। अफरात ज़र का इम्पैक्ट उसका भी मुसलसल बढ़ रहा है। अब जब नए नोट छप रहे हैं तो उसके नतीजे में आने वाले महीनों के अंदर अफरात ज़र में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में महंगाई का बोझ अवाम को मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो काफ़ी मुश्किलात हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत ने शेड्यूल बैंकों से दीगर बैंकों से फिल वक्त तो कर्ज लेने के जो फैसला था उसको मौखर किया है और इस वक्त वफाकी हुकूमत का सारा इन्हिसार मरकज़ी बैंक के ऊपर है। अब असद उमर साहब प्लान कर रहे हैं, जो कि 23 जनवरी को मिनी बजट लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन हुकूमत अपनी आमदन में इजाफा ज़रूर करना चाहती है। हम कुछ ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे रेवेन्यू में इजाफा हो सके। अब इस सारे बात का इन्हिसार कि हुकूमत किस हद तक अपने इस कमिटमेंट के अंदर और इस दावे के अंदर कामयाब हो पाती है कि महंगाई भी नहीं होने देंगे, आम आदमी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर इजाफा भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप यकीनी तौर के ऊपर 23 जनवरी से कुछ हुकूमत कुछ मसनूआत के ऊपर, कुछ सेक्टर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाने जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मखसूस सेक्टर को हुकूमत मजीद अरबों रुपए का रिलीफ देने भी जा रही है, जिसके अंदर एक हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की थी, जिनसे माजी का जो सरचार्ज था 40 रुपये जायद का वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा। उसके साथ गुज़श्ता रोज़ आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साथ भी हुकूमत की बातचीत मुज़ाकरात जारी हैं, उन्हें भी हुकूमत कुछ GIDC के अंदर रिलीफ देने जा रही है। तो एक जगह पर रिलीफ मिलेगा कुछ बड़े सेक्टर्स को, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत ने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से पूरा करना है। वजारत खजाना के हुकाम का ये कहना है कि पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर मजीद बढ़ाई जाएगी, यानी कि अवाम को कम रिलीफ मिलेगा। उसके साथ GST की शरह को अब मजीद कम नहीं किया जाएगा, 17% की सतह पर मुस्तकिल बरकरार रखा जाएगा और इन इकदामात के नतीजे में हुकूमत मजीद रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चेयरमैन FBR को जो टास्क दिया गया था रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफे का,
वो ताहाल निकाम है, बड़े पैमाने के ऊपर तबादले किए गए, लेकिन चेयरमैन एफबीआर से सवाल ना पूछना कि आपने 4 से 5 माह के दौरान किस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो उस वक्त तक एफबीआर के टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आना मुमकिन दिखाई नहीं देता। बड़ी सब हैरान कुन तशवीशनाक बात यह है कि स्टेट बैंक जब नोट छाप कर हुकूमत को देगा तो उसका इम्पैक्ट अवाम पे पड़ेगा और महंगाई और अवाम के मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। आरिफ खान पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। कबायली अजला जो हैं यहाँ अराजी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और सूबाई हुकूमत ताहाल कोई मनसूबा बंदी भी नहीं कर सकी है। आरिफ, ये बता दें कि एक डिस्ट्रिक्ट का या एक ज़िले का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है, और फिर इस वक्त जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहे हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बाकी हैं, उनकी मदद से कितने कम वक्त में ये रिकॉर्ड मुरतब किया जा सकता है, और हुकूमत की प्लानिंग क्या बिल्कुल नहीं है? जी बिल्कुल। फाटा को जो है खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के बाद जो है कबायली अजला में लैंड रिकॉर्ड बिल्कुल मौजूद नहीं है। जहां कबायली अजला में तालीम और सेहत के मसले हैं, वही लैंड रिकॉर्ड जो है हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें तकरीबन 10 साल लग जाते हैं सेटलमेंट के लिए और लैंड रिकॉर्ड के लिए। तो ये जो मसले हैं हुकूमत की जानिब से इस पल किसी किस्म की मनसूबाबंदी नहीं की गई है। चूंकि फाटा में जो है ज़मीन की खरीदो फरोख्त जो है वो ज़ुबानी जमा खर्च पे होती है और वहाँ पे किसी किस्म का कोई सिस्टमेटिक तरीक़ाकार नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फाटा में जो है जो मुख्तलिफ किस्म के ट्राइब्स हैं उनके लिए ज़मीन की हदूद जो है वो मुतय्यन की गई हैं। तो जो ज़मीन की वो खरीदो फरोख्त करते हैं, तो जो एक ट्राइब है वो दूसरे ट्राइब में ज़मीन की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। जो उनके लिए निशानदही की गई है, जो ज़मीन उनके लिए मुख्तस की गई है, उसी ज़मीन को जो है वो आपस में ज़ुबानी जमा खर्च पे जो है उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फाटा के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मुकम्मल लैंड रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, वहाँ भी अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है। मलाकंड का डिस्ट्रिक्ट है, तोरगर है और कोहिस्तान, जहाँ पे हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस अभी तक लैंड रिकॉर्ड मुरतब नहीं हो सका है। अच्छा, इसमें चतराल का मैं जिक्र कर सकूं, चतराल के 9 साल हो गए हैं, अभी तक वहाँ पे जो है जमीन सेटलमेंट जो है वो मुकम्मल नहीं की गई है। ये तमाम हुकूमत की जानिब से इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही है। फाटा को तो बहुत इंपॉर्टेंट मसला इस वजह से भी है कि जब अभी फाटा को जम कर दिया गया है, कबायली अजला बन गए हैं, तो वहाँ पे आगे हुकूमत क्या करेगी, जमीन की निशानदही किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि जमीनों पर तो वहाँ अक्सर तनाज़ात होते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। अच्छा, महकमा माल की जानिब से तो महकमा माल ने अभी ये भी कहा है कि मलाकंड का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो है हमारा इरादा है कि हम वहाँ पे सेटलमेंट करेंगे, लेकिन उसके लिए भी अमला दरकार है, उसके लिए भी उनको अमले की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। वो भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। उस पर जो है अमल करने के लिए हुकूमत को जो है अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन उससे ये फायदा जरूर होगा कि जो 10 साल का जो अरसा है, कबायली इलाके हैं, ये ज़मीन जो है इनमें विरासत की तकसीम कैसे होती है? क्या ज़बानी जमा खर्ची किया जाता है, गवाहान को रखा जाता है? जी बिल्कुल, ज़बानी उनका तो अपना एक सिस्टमेटिक उनका अपना तरीका है जो कबायली अजला में शुरू से जो चला आ रहा है। तो वहाँ पे जो है विरासत का तरीक़ाकार जो है वो भी ज़ुबानी जमा खर्च पे होता है, जो बड़े बैठ जाते हैं उनके और जो है आपस में उसको तकसीम कर दिया जाता है। तो ये मसला आगे जाके बहुत ही पेचीदा होने वाला है, क्योंकि जब फाटा को जो है कबायली अजला जो उसको तकसीम कर दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है, तो अभी हुकूमत फर्दर आगे क्या करेगी, कौन से एक से इक़दाम उठाएगी? फाटा में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तालीम के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, सेहत के भी हैं, और सबसे बड़ा मसला जो चैलेंज है हुकूमत के लिए कायम कर चुकी है। वहाँ पर बैठे हुए जो अमला है, स्टाफ है, उसके पास ये एक्सपर्टीज है कि वो लैंड रिकॉर्ड को मुरतब कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को जो कबायली अजला हैं वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड मुरतब करने के हवाले से कोई टास्क ताहाल नहीं सौंपा?
अभी तक तो जो है हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई किस्म के सामने नहीं आई है इसमें जो है लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को या ये टास्क दिया गया हो कि वो जाके कोई रिकॉर्ड मुरतब करे। हुकूमत ने तो अभी तक कोई मनसूबाबंदी की ही नहीं है इस सिलसिले में। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की बात की जा रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो डिस्ट्रिक्ट मर्दान में उन्होंने तजुर्बाती बुनियादों पर यह किया था, जहाँ उसमें बहुत से मसाइल ने जन्म लिया था। और अभी जो है पेशावर के 4 सर्कल में जो है एक सर्कल को जो है वो कंप्यूटराइज किया जा रहा है। तो ये लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है उनके पास इस किस्म का कोई तरीक़ाकार मौजूद, मतलब हुकूमत की जानिब से कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई है और ना ही इनको बताया गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे रिकॉर्ड के लैंड रिकॉर्ड जो है सेटलमेंट को मुरतब किया जाएगा, क्या इकदाम किए जाएंगे। होती साहब आपकी तरफ आते हैं, नॉन ड्यूटी पेड मोबाइल फोन्स का मामला, अब पीटीए का यू टर्न क्या है? आप बता रहे हैं कि यू टर्न ले लिया गया है पीटीए की जानिब से। जी, दरहकीकत अभी वकीलुर रहमान साहब आपको बता रहे थे कि टैक्स की शरहें बढ़ी हैं और साथ ही वो टैक्स जो बहुत ज़्यादा हो गया है वो लिया जाएगा, उस पर जो ट्रेडर्स हैं वो परेशान हैं। दरहकीकत परेशानी इससे बड़ी एक और भी है। वो परेशानी ये है कि जो इन्होंने एफबीआर ने टैक्स लेना था और ड्यूटी लेनी थी जिन मोबाइल फ़ोन्स पे और नहीं ली, और पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 15 करोड़ जो सिमें हैं उन पे 8 करोड़ जो मोबाइल फंक्शनल हैं उन पे ड्यूटी नहीं ली गई। तो एफबीआर से पूछा गया कि भाई आपने ये ड्यूटी क्यों नहीं ली? अब जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जरिए आप नंबर्स मालूम कर करके ये देख रहे हैं कि क्या आप इन फ़ोनों पे ड्यूटी नहीं ली गई तो इनको बंद कर दिया जाए, तो जिससे आपने ड्यूटी लेनी थी वो तो आपने लेनी थी। अब जिसके पास है उसने तो वो ड्यूटी और टैक्स नहीं देने थे, तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? ये सवाल जब एफबीआर से किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जो पीटीए के साथ वो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, तो उससे मालूम कर रहे हैं कि किन मोबाइल फोन्स पे ड्यूटी नहीं दी गई। अगर 8 करोड़ मोबाइल फंक्शनल हैं उनमें से कितने हैं जिन पे ड्यूटी नहीं दी गई? तो ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की अथॉरिटी के पास भी इस वक्त फिगर नहीं है, दोनों के पास कोई फिगर नहीं है कि पाकिस्तान में कितने मोबाइल फोन हैं जिन पे ड्यूटी नहीं ली गई, टैक्स नहीं लिए गए। दरहकीकत हुआ क्या है, जो सारिफ है जिसके पास वो मोबाइल है, जितने भी मोबाइल हैं ये 8 करोड़, उनसे तो रिटेलर ने वो ड्यूटी और टैक्स ले लिया कीमत में, और उनसे जो सारिफ है जो रिटेलर है उस तक पहुंचने तक डीलर ने तो वो टैक्स मिन्हा कर लिया। इस्तेमाल शुदा फोन्स पर जो है वो पॉलिसी ही नहीं बनाई गई है। बट सब अब ये एक बहस जो है वो जन्म ले रही है और ये सारे मामलात गंभीर हो रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन का मामला है 8484 पर, अब वो उसकी बुनियाद पर भी नहीं होगी। होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी होती साहब, आप बता रहे थे। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब उनसे पूछा जाता है कि जब आपने सारा ये प्रोसेस नहीं किया तो जिम्मेदार तो आप हैं, जिम्मेदार सारिफ नहीं है जिसके पास इस वक्त वो फोन है, तो आप बंद क्यों कर रहे हैं? जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं, एफबीआर वाले कहते हैं कि बंद कर दें क्योंकि उन्हें ड्यूटी नहीं दी। तो भाई पहले तो क्राइम जो आपने किया है कि उनसे ड्यूटी नहीं ली उसका जवाब दें। उसका जवाब वो नहीं देते। वो कल जो टेलीकम्युनिकेशन उसकी पाकिस्तान की आईटी की जो सेनेट की कमेटी है उसमें उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। अब कितने पैसे ड्यू हैं उस पर, वो रकम कितनी है, अभी तक वो सॉफ्टवेयर नहीं बना। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने उनको बना के नहीं दिया कि इस पे डिडक्शन कितनी होनी है, हालांकि डिडक्शन होनी नहीं चाहिए, वो हो चुकी है, तो उनको बना के नहीं दिया। क्यों नहीं बना के दिया? कि अभी तक ये नहीं पता चल सका कि कितने जो मोबाइल फोन हैं वो नॉन ड्यूटी पेड हैं। ये दोनों ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एफबीआर ने अपना होमवर्क नहीं किया, और सजा किसको दी जा रही है? उस बंदे को जिसके पास वो फोन है। उसने तो वो फोन इंपोर्ट नहीं किया, उसने तो खरीदा है रिटेलर से, रिटेलर ने डीलर से लिया है, डीलर ने इंपोर्टर से लिया है। अब ये पूरी चेन जो है इसकी कवरेज ना होने के बाद एक और चीज सामने आ गई कि पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर्स या फिर पाकिस्तान में जितने भी आलात आ रहे हैं उनकी जो चेन है
उसकी कवरेज कोई नहीं है। 71 एंटी स्मगलिंग अथॉरिटीज स्क्वाड्स हैं पाकिस्तान में जो कि इन पे काम कर रहे हैं। वो स्क्वाड नाकारा हैं और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पॉलिसी बना चुकी है कि हमने एफबीआर की मदद करनी है। होती साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत शुक्रिया। इकराम होती, सुहेल इकबाल भट्टी, आरिफ खान, अनवर सुमरा, वकील रहमान, वहीद राजपर, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।